हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का जो विषय है दिल्ली विधानसभा को लेकर के है। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार और वहां के उपराज्यपाल एलजी साहब में जो टकराव की स्थिति बनी रही, उसके संदर्भ में एक बात कही है उर्दू शायर ने। और ये टकराव आपस में कभी कभी रिश्ते में भी हो जाते हैं, भाई भाई में हो जाते हैं, दोस्त यार में हो जाते हैं कि पहले वो बात करेगा फिर हम बात करेंगे। तो होता है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। दोस्तों, बहुत कम शब्द में बहुत बड़ी बात कही है, दिल को छू देने वाली बात कही है। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो विषय है दोस्तों दिल्ली से को लेकर के है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता की बात की जाए तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ी हुई है। ये छात्र जीवन से लेकर के यहाँ तक पहुंची है, छात्र आंदोलन से लेकर के यहाँ तक पहुंची है। तो एबीवीपी से जुड़ी हुई थे और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर भी काम की थी। दिल्ली में आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि संसदीय प्रणाली में आमतौर पर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है, शक्तिशाली होते हैं, एवं राज्य सरकारें में मुख्यमंत्री वहाँ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में वहाँ के मुख्यमंत्री को कुछ दायरा लिमिट किया गया है, कुछ प्रतिबंध लिमिट सीमाएं बांधी गई है, जिसके तहत जो सरकारें की काम होती है उस प्रकार से दिल्ली सरकार न काम नहीं कर पाती है। दोस्तों, वहाँ का हस्तक्षेप केंद्र सरकार करती है, वहाँ के कामों में हस्तक्षेप केंद्र सरकार भी करती है। इसी को लेकर के आमतौर पर दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में लगातार टकराव रहा। बहुत सारे सीमाएं पहले से बंधी हुई थी, लेकिन बहुत सारे सीमाएं 2023 में लगभग केंद्र सरकार ने उन पर बाउंडेशन बांधा है। केजरीवाल सरकार ने इसी का विरोध करते हुए बहुत बार टकराव की स्थिति पैदा किया वहाँ, और आज स्थिति यह है कि वहाँ केजरीवाल सरकार भी नहीं रही। तो हम लोग जानेंगे कि किस अनुच्छेद, किस अधिनियम के तहत, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वहाँ के सरकार को सीमाएं बांधी गई है, एलजी को वहाँ किस प्रकार से शक्तियां प्रदान की गई है, केंद्र सरकार वहाँ कैसे हस्तक्षेप करती है, इस बात को बिंदुवार तरीके से हम लोग समझेंगे। दोस्तों 1987 में एक कमेटी गठित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 1987 में एस बालाकृष्णन समिति को ये जांचने के लिए कमेटी गठित किया गया था कि वहाँ पूर्ण राज्य की दर्जा दिल्ली को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये जांचने का विषय था। लेकिन उन्होंने ये जो समीक्षा करके विशेष प्रावधान दिया है वो 69 संविधान अनुच्छेद अधिनियम, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1991 में किया गया। इसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी बोला जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं। दोस्तों, ये जानेंगे कि उनको शक्तियां कहां से प्राप्त होती है दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली सरकार की शक्तियां अनुच्छेद 239 के ए 239 का ए से शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या काम कर सकती है दिल्ली सरकार? आमतौर पर राज्य सरकार जो है वहां के उप राज्यपाल को सलाह देते हैं, तब राज्यपाल काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो है एलजी ज्यादातर कामों को हस्तक्षेप करते हैं। तो दिल्ली सरकार क्या काम कर सकती है, ये अनुच्छेद 239 के ए में प्रावधान है। जो हमारे संविधान पहले के थे, पहले का जो संविधान था उसमें 239 ए नहीं था, लेकिन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 239 ए एस बालाकृष्णन समिति ने दिया था। ये याद रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री की शक्तियां वहां है, कार्यकारी प्रमुख होता है। दिल्ली का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, वो कार्यकारी प्रमुख होती है, वहाँ के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वो प्रशासनिक कामों को देखते हैं, अक्सर प्रशासनिक प्रमुख होता है। दूसरा जो उनको शक्तियां हैं, नीति निर्माण और समन्वय। आमतौर पर राज्य सरकार अपने राज्य के विषय में कुछ भी नीति बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। उसी प्रकार से दिल्ली में भी पॉलिसी बनाने का काम वहाँ के राज्य सरकार करती है, वहाँ के दिल्ली सरकार करती है। तीसरा है एलजी साहब को सलाह देना, उपराज्यपाल को सलाह देना। आमतौर पर प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को, वहाँ के गवर्नर के सलाह देते हैं। उसी प्रकार से दिल्ली में भी एलजी साहब को सलाह देने का काम वहाँ के दिल्ली सरकार करती है। ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त है?
तो अनुच्छेद 239 के एस बालाकृष्णन समिति के सिफारिश के आधार पर और 69वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1991 के आधार पर किया गया था। इतनी जो शक्तियां हैं वो दिल्ली सरकार को दिया गया है। अब दोस्तों जानेंगे कि वहाँ बाउंडेशन क्या है, अनेक राज्यों की तरह वहाँ क्या नहीं कर सकते हैं दिल्ली सरकार, तो ये जानेंगे इस प्रकार से। अनुच्छेद 239 के AA3A के तहत जो है वहाँ की सरकार का नियंत्रण पुलिस पर, भूमि पर और कानून व्यवस्था पे नहीं है दोस्तों। वहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार जो है, पुलिस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं है, पुलिस विभाग पर वो कानून नहीं बना सकते हैं, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भूमि पर, जमीन पर कोई कानून दिल्ली सरकार नहीं बना सकती है, भूमि संबंधी कोई भी कानून दिल्ली सरकार बना नहीं सकती है। कानून व्यवस्था वहाँ का देखरेख का काम दिल्ली सरकार का काम नहीं है। दिल्ली सरकार की ये सीमा है 239A के तहत कि वो केंद्र सरकार देखेगी। दिल्ली के नगर निगम MCD का हर एक काम, उससे चुनाव से संबंधित करवाना, MCD का जो अनेक काम है, नली गली बनवाना, नगर निगम से संबंधित कोई भी काम दिल्ली सरकार करवा नहीं सकती है। अब जानेंगे हम लोग कि वहाँ ये सब काम जो है LG के मंजूरी से होता है, उपराज्यपाल के मंजूरी से ही होता है। कौन सा काम? तो पुलिस पर, भूमि पर, कानून व्यवस्था पर, दिल्ली का नगर निगम MCD के हर काम दिल्ली के उपराज्यपाल के मंजूरी से ही होता है। अगला जो हम लोग जानेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के इच्छा पर की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति और तबादला, उपराज्यपाल वहाँ बहुत सारे कामों को देखते हैं दोस्तों। जो ब्यूरोक्रेट्स से संबंधित जो काम भी होते हैं, उनका नियुक्ति से संबंधित, उनके तबादला से संबंधित, वो उपराज्यपाल ही देखते हैं। वो राज्य सरकार वो सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन वो उपराज्यपाल के मंजूरी के बगैर नहीं होगा। तो उपराज्यपाल दिल्ली में किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 239 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में एक उपराज्यपाल होंगे। उपराज्यपाल क्या है जानेंगे, तो अनुच्छेद 239 में ये वर्णन किया गया है कि दिल्ली में एक उपराज्यपाल होंगे, दिल्ली में एक उपराज्यपाल होंगे। कई बार जो विधानसभा का वहाँ शक्तियाँ नहीं है, जो दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी, वो अपने विवेकाधिकार पर उपराज्यपाल कर सकती है। अभी वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली में उपराज्यपाल है अभी, जो दिल्ली सरकार के बगैर पूछे, दिल्ली सरकार के जो सीमा में नहीं है, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो LG वहाँ के काम को देखरेख करते हैं। ये कब किया गया था दोस्तों? तो 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल की भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या शक्तियां हैं ये देखेंगे कि संशोधित GNCT बोला जाता है इसको। GNCT अधिनियम के तहत 2023 में जो है सरकार, LG सरकार की शक्तियां और बढ़ा दिया गया। LG सरकार को वहाँ केंद्र सरकार ने 2023 में कानून बना करके और बढ़ा दिया दोस्तों। वो इस प्रकार है कि वहाँ के LG के द्वारा राज्य में चुनाव आयोग, जो MCD का वहाँ जो चुनाव होता है, राज्य में चुनाव आयोग, जैसे बिहार में चाहे अब कहीं भी राज्य सरकार में मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, इस प्रकार से वहाँ MCD का चुनाव होता है, तो उसका देख रेख जो है LG साहब के मंजूरी के द्वारा ही होता है। बिहार में या फिर कहीं भी राज्य में आमतौर पर मुख्यमंत्री उसका हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वहाँ उपराज्यपाल करते हैं दोस्तों। ये है अंतर वहाँ के सरकार में। LG के द्वारा राज्य में चुनाव आयोग, दिल्ली में महिला आयोग, दिल्ली में विद्युत नियामक नियुक्ति से संबंधित जो है LG सरकार को प्राप्त है, LG को प्राप्त है, उपराज्यपाल कर सकते हैं। तो ये तो राज्य सरकार के बहुत पाबंदियां हैं, राज्य सरकार वहाँ नहीं कर पाएगी ये। तो वहाँ का जो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वहाँ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में आज 10 साल से देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है टकराव की स्थिति बनी रहती है। वो क्यों बनी रहती है वो हम लोग समझेंगे वीडियो के माध्यम से। दिल्ली सरकार का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, निर्वाचित सरकार, LG के अधिकारों को स्पष्ट करना चाहती है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के ये स्पष्ट मानना था कि आप LG के कौन कौन सी शक्तियां हैं वो स्पष्ट कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका दायरा और बढ़ाते गया, संशोधित कर करके कानून में LG सरकार की शक्तियां और बढ़ाते गई, जिससे केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में बराबर टकराव रहा था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि LG को दिल्ली के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करना होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी किया था कि वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करना होगा। लेकिन उसके तुरंत बाद दोस्तों वहाँ के बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के बीजेपी सरकार ने 2023 में कानून ला करके और उनका शक्तियाँ को बढ़ा दिया गया
और बढ़ाया इसलिए गया कि सुप्रीम कोर्ट तो कानून को पालन करवा सकती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को है। तो संसद में बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने एलजी की शक्तियों को कानून बना करके और बढ़ोतरी कर दिया गया। एलजी अब उन्होंने क्या बढ़ोतरी कर दिया कि 2023 में कानून ला करके ब्यूरोक्रेट्स को एलजी के नियंत्रण में कर दिया गया। मतलब कि वहाँ के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पद पर हैं, उनको तबादला करना, नियुक्ति करना सभी वहाँ के उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया। वहाँ के दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी ब्यूरोक्रेट्स के मामले में। तो ये शक्तियाँ जो है से अन्य राज्य में तो राज्य सरकार की है, मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री का नहीं होता है दोस्तों। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी किया था कि सारे जो है प्रशासनिक काम या कामों को देख रेख अगर केंद्र सरकार ही करना चाहती है तो वहाँ चुनाव क्यों करवाती है, वहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहिए। इतना पैसा खर्चा करते हैं तो वहाँ चुनाव नहीं करवाना चाहिए। लेकिन चूंकि कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को है, तो संसद कानून बना करके वहाँ के उपराज्यपाल की शक्तियाँ में और बढ़ोतरी करती गई। इसके चलते इसी का वजह से वहाँ केजरीवाल सरकार और वहाँ दिल्ली सरकार और एलजी साहब में बराबर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अभी तो बीजेपी के यहीं रेखा गुप्ता बनी है, तो शायद वो कुछ कर सके, इसमें टकराव की स्थिति को कम कर सके। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोग को याद करने का कि अनुच्छेद 239 में वहाँ उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया है दिल्ली में। अभी कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। हम लोग जानेंगे कि वहाँ का जो दिल्ली सरकार का शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त है, तो 239 के डबल ए, अनुच्छेद 239 के डबल ए से शक्तियाँ प्रावधान है। लेकिन जो बाउंडेशन है, सीमाएं कहाँ से है, तो 239 के डबल ए के 3A के तहत वहाँ बाउंडेशन किया गया है। तो अब जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 239 AA के विशेष प्रावधान किस समिति के आधार पर किया गया है, किस समिति के आधार पर। ये जो क्वेश्चन है, किस समिति के आधार पर अनुच्छेद 239 AA को सिफारिश किया गया है। पहला जो है दोस्तों कि सरकारिया बालकृष्णन वर्मा, सरकारिया आयोग। दूसरा है एस बालकृष्णन आयोग। और तीसरा है वर्मा आयोग। तो ये आपका प्रश्न रहा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस समिति के आधार पर अनुच्छेद 239 लागू किया गया। तो सरकारिया आयोग, बालकृष्णन आयोग और वर्मा आयोग।